हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। और अगर कुछ लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उनसे क्या क्या गलतियां हो रही है, इससे वो हेल्प ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। इस पर जो हम पहला पॉइंट पे बात करेंगे वो है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो अलग अलग बैंक में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ बैंक में उसको मोड बैलेंस के नाम से जाना जाता है, कुछ बैंक में उसको स्वीप इन फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 2.5 से 3% मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये मोड बैलेंस या स्वीप इन फैसिलिटी ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.5-3% की जगह डबल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। पैसे उतना ही है, आप उसी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो उसमें डाल सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पढ़ के आपका इंटरेस्ट रेट 6.5 से 7% के बीच में रहता है। यानी कि जो आपको नॉर्मल में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा था उससे डबल से भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि कोई भी बीमारी या एक्सीडेंट आपको बता के नहीं आती है। आपने कुछ पैसा अपने अकाउंट में सेविंग करके रखा है, मान के चलिए 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी रखा है, तो उस पैसे को सेविंग करने में आपको काफ़ी टाइम लगते हैं। अब अगर ऐसे में आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखा है और आपको या आपके परिवार के साथ किसी तरह की कोई घटना होती है, तो ऐसे में अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 4 5 10 लाख ऐसे ख़त्म हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्री होने का जो सपना था वो फंस सकता है, क्योंकि अब 10 लाख रुपया आपने जमा किया था, उसे कहीं और लगा के सोच रहे होंगे कि उससे बेहतर रिटर्न ले सकें, लेकिन ये 10,000 आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपने सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा रखा है या कहीं पे भी अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उस पैसे को सेफ रखने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवश्य लें। इससे क्या है कि आपकी जो गाढ़ी कमाई है, जिसको आप पूरे मेहनत से कमा रहे हैं, वो पैसा सेफ रह सके। अब तीसरा पॉइंट है वो है लो इंटरेस्ट रेट पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। जैसे कि कोई भी जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देखते हैं, तो अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देखते हैं तो वहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल ये सोचकर कि मैं रिस्क नहीं लूँगा और वो रिस्क वाले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी कम मिल रहा है। हो सकता है वो आपके इन्फ्लेशन के साथ चल रहा हो, मतलब कि महंगाई दर जो बढ़ रही है उसके हिसाब से बढ़ रहा है। आपके पैसे तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन पैसे की वैल्यू ग्रो नहीं कर रही है। इससे क्या है कि आप आने वाले समय में अमीर नहीं हो सकते हैं। आपके पैसे तो आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे कि आज 1 लाख था, कल 1,07,000 हो गया, फिर 1,14,000 हो गया। इस तरह से पैसे बढ़ेंगे लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जितनी महंगाई दर है कम से कम उसमें 2-4% एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे का ग्रो भी दिख सके। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर बहुत एग्रेसिव इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हैं तो आप मॉडरेट इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ की थोड़ा रिस्क हो, थोड़ा रिटर्न बेहतर हो। लाइफ प्लान पॉलिसी, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर में कमाने वाले इकलौते हैं और आपके ऊपर नहीं कोई तो आपकी बीवी, आपके 2 छोटे बच्चे डिपेंड हैं। और ऐसे में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली का क्या होगा, कौन उसको देखेगा। तो ऐसे में कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो लाइफ प्लान पॉलिसी ले रखा है। अब लाइफ प्लान पॉलिसी ले रखा है तो डिपेंड ये भी करता है कि कितने का ले रखा है। जैसे कोई कहता है कि मैं 50 लाख रुपया का ले रखा हूँ। अब जब उससे पूछा जाता है कि आपके घर का खर्च कितना है मंथली, तो वो कहता है कि 1 लाख रुपया मंथली का खर्च है, यानी कि साल का 12 लाख। अब ये 12 लाख रुपया अगर खर्च है और 50 लाख का पॉलिसी ले रखा है तो ये उसकी फैमिली का कितने दिनों तक चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो भी घर खर्च है महीने का, जैसे अगर किसी का 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, यानी कि साल का हो गया 6 लाख रुपया। तो जितना आपका मंथ घर खर्च है उससे 20 से 25 गुना का पॉलिसी आपको लेना ही चाहिए। जैसे अगर 6 लाख है तो 20 गुना हो जाएगा 1.20 CR, मतलब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का पॉलिसी आपका होना चाहिए। तब जाके आपकी फैमिली सस्टेन कर पाएगी अच्छे से। अब आप कई लोगों से सुने कि SIP अच्छा है, आपने भी मन बनाया कि मुझे भी SIP करना है, लेकिन SIP करते कैसे हैं ये आपको पता नहीं है। तो आप बैंक में जाते हैं, बैंक के स्टाफ से पूछते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी से पूछते हैं कि SIP कैसे होता है और आप उसके थ्रू SIP कर लेते हैं। आप अगर 20 साल तक चलाते हैं
अगर मान के चलता हूँ ऑन एवरेज 10,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 साल तक चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको 30 से 40 लाख का लॉस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइनेंशियल जानकारी नहीं रहने के कारण आपको ये चीज़ का पता भी नहीं चलेगा कि आपको इतने का नुकसान हो गया है। अब ये नुकसान कैसे हो गया है? एसआईपी में कई बार मैंने आपको बताया, एसआईपी दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। डायरेक्ट का क्या है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पे एजेंट का कमीशन भी रहता है। अब ये आप लगातार हर महीना एजेंट को जब आप कमीशन देंगे, जब आपकी इन्वेस्टमेंट हर महीने के एक फिक्स डेट को कटेगा, तो उससे कुछ पैसा उस एजेंट को भी जाएगा। तो ये लगातार जब उसके पास जाएगा तो ये आपको आने वाले समय में 20 साल में 30 से 40 या उससे भी ज़्यादा का नुकसान दे सकता है। तो आप जब भी एसआईपी करने जाएं तो कोशिश करें कि उसे डायरेक्ट में ओपन करें। इससे क्या है कि ये जो 30 से 40 लाख रुपया आप एजेंट को दे रहे हैं, ये आपके कॉर्पस में ही तैयार होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है आपको कि ये सारे स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो, नहीं भी कर रहे हैं तो ये सब प्लानिंग करके आप आसानी से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी कर सकते हैं। अभी छठा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, या हो सकता है इसमें से आप भी शामिल हो, कि जिनका मानना है कि एक बार लाइफ में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़, मतलब जिसकी जहाँ तक सोच है, सोचते हैं कि इतनी मिल जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको फाइनेंशियल जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है पैसे को कब, कहाँ, कैसे और कितना खर्च करना है, तो आप जितना भी सोच रहे हैं अगर आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि केबीसी में एक बिहार के व्यक्ति आए थे, वो 5 करोड़ रुपए वहाँ से जीते थे। उसके बाद भी करंट अभी सिनेरियो ये है कि वो सरकारी टीचर का जॉब कर रहे हैं। तो जब वो 5 करोड़ जीते, उनका लाइफ सेट था, फिर उन्हें जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी थी। उन्हें पता नहीं था कि पैसे को कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करें। और इस तरह के कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो एक समय में काफ़ी अमीर थे, लेकिन उनको कहाँ कैसे खर्च करना है पता नहीं था, और उस कारण वो आज गरीबी के दलदल में जी रहे हैं। तो बेहतर है कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास आपको ना कोई स्कूल में सिखाया जाता है, ना कोई कॉलेज में सिखाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की जानकारी जहाँ से भी मिलती हो उसे इकट्ठा करें, क्योंकि ये हर किसी के लाइफ में काफ़ी ज़रूरी होता है। हम यहाँ बात करेंगे एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की, कि कोई एजेंट आता है, आपको रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है और आपको कहता है कि ये प्लान कर लेने से आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ अच्छे से कट जाएगी, और आप उसके झांसे में आके वो प्लान ले लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपकी अज्ञानता के कारण आपको वो प्लान दे सका है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक प्लान ले लिए और उससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि अभी जिससे भी XYZ जो भी कंपनी हो, उससे अगर आप ये प्लान लेते हैं तो वो या तो एक बार लमसम दे देगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस लमसम को फिर कैसे ग्रो करना है, तो वो पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे। या अगर वो आपको मंथली भी देती है तो हो सकता है वो आपको ये बोले कि आज से 20 साल बाद आपको 50,000 रुपया मिलेगा, यानी कि आप 20 साल के बाद 60 साल के हो जाएंगे और आपको 50,000 मिलना पेंशन के तौर पे शुरू हो जाएगा। अब आपकी लाइफ 80 साल है, तो 20 साल के बाद 50,000 मिलना शुरू होगा, और 80 साल अगर आप जीते हैं और ये 60 ईयर्स में शुरू हुआ, तो 80 ईयर्स तक आपको 50,000 ही मिलता रहेगा। ऐसा आप उन एजेंट से पूछिएगा कि क्या इसमें जैसे हमारी महंगाई बढ़ती जाएगी हमारे पेंशन में भी इजाफा होगा? तो वो आपको बताएंगे नहीं। तो क्या 60 साल के एज में जो 50,000 की वैल्यू थी वही वैल्यू 80 ईयर्स के एज में रहेगा? नहीं। तो फिर यहाँ पे आपका खर्चा कैसे चलेगा, आप ये सोच सकते हैं। और 80 ईयर्स के एज में आप उस लायक नहीं रहेंगे कि आप काम करके पैसे कमा सकें। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा कि जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आप ज़रूर लें, और अपने दोस्तों परिवारों के साथ भी इन वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। अभी मैं जो आपको 8वां बताने जा रहा हूँ, इसमें है कि आपके
जो पेरेंट्स थे या आपके दादा दादी थे, उस समय में क्या था कि उनके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख है तो एफडी में फिक्स कर दो, या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता था, या घर पे रखे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि महंगाई भी बढ़ रही है, उसके हिसाब से पैसे की वैल्यू घट रही है। तो अभी जिस हिसाब से वो पैसे बचाते गए, रखते गए, क्या उनके पैसे बचाने के तरीके से आप अमीर हो सकते हैं? अगर आप 6-7% में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए आपको काफ़ी ह्यूज मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर नहीं तो आपको थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा रिटर्न बेहतर करने के लिए थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपको 10 to 14 या इससे जितनी मतलब आपके रिस्क की कैपेसिटी पे है कि आप कितना रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल सके। तो मेरा मानना है कि आप हाई रिस्क नहीं भी ले रहे हैं तो मॉडरेट रिस्क लें, जिससे कि आपको मीडियम रिटर्न मिल सके और आप महंगाई को बीट कर सकें और कुछ पैसे अच्छा अर्न कर सकें। तो ये 8 स्टेप था जिसको आप चाहे तो फॉलो करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।